मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुषाण वंश। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुषाण वंश में विमल कथफिस, कुदुल कथफिस के बारे में बताया था। आज मैं कुषाण वंश का परिचय दिया था। आज मैं आप लोगों को जो उसका दूसरा पार्ट 2 है उसे मैं आपको ये बताऊंगी कि कनिष्क प्रथम, कुषाण वंश में कनिष्क प्रथम का क्या योगदान था। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे अधिक प्रतापी और प्रतिभाशाली शासक था। कथफिस की मृत्यु के बाद उसके जो क्षत्रप थे, उनको सरदार बोलते हैं, उनमें सत्ता का संघर्ष हुआ और उनमें कनिष्क जो था वो विजयी रहा। अच्छा, कनिष्क की तिथि के विषय में प्राचीन भारत में एक समस्या है ही, जटिल समस्या बनी हुई है कि कनिष्क की तिथि निर्धारण कौन सा था। कनिष्क की तिथि के विषय में विद्वानों मतभेद है। बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि कुदुल कथफिस विमल कथफिस के पहले कनिष्क ने शासन किया, लेकिन और उसने जिस नए संवत का प्रचलन किया वह कालांतर में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने दिग्विजय की नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने कश्मीर की घाटी को अधिकृत किया। इसकी पुष्टि जो है कल्हण की जो कल्हण राजतरंगिणी कल्हण है, कल्हण से के विवरण से प्राप्त होती है। उनका ये कहना है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई। उसके बाद कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन नरेश को परास्त किया। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। पाटलिपुत्र के शासक को संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के बाद कनिष्क को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वघोष से भेंट करने का अवसर मिला। अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ राजधानी ले गया और वहाँ उसका राजकीय सम्मान किया। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया। इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलता हाथ लगी और उसको वार्षिक कर भी देना पड़ा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जो कनिष्क ने चीन के सम्राट को जो ऑफ़र किया था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में दूसरे युद्ध में जब राजा बदल गया था उसके बाद में कनिष्क ने, ये हमें बौद्ध अनुश्रुति से पता पड़ता है, कनिष्क ने दूसरे युद्ध में राजा को, पहले युद्ध में तो वह पांचाऊ को परास्त नहीं कर पाया था, लेकिन पांचाऊ के बाद में जब दूसरा राजा बना उस समय में कनिष्क ने पांचाऊ को जो कनिष्क ने प्रस्ताव दिया वो है उसे अत्यधिक अपमानजनक लगा। उसने युद्ध की तैयारी करी और 70,000 घुड़सवारों की विशाल शक्तिशाली सेना पांचाऊ के विरुद्ध भेज दी और उसमें तो कनिष्क को मैंने आपको ऊपर बताया खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद कनिष्क को दूसरे पांचाऊ की मृत्यु के बाद कनिष्क को अपने पराजय का बदला लेने का मौका मिला और उसने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसको सफलता मिली और वह अपमानजनक संधि ऋण से भी मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, उसने काशगर, यारकंद और खोतान के चीनी प्रदेशों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकंद, खोतान उसके साम्राज्य में शामिल हो गए और इसमें कनिष्क को विजय प्राप्त हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं कनिष्क का धर्म कौन सा था। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। डॉक्टर रायचौधरी का ये कथन है, कनिष्क की जो विजय है वह उसको, कनिष्क की जो कीर्ति है उसकी विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के धर्म को राजाश्रय देने के कारण भी आधारित है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसकी मुद्राओं पर भी और पेशावर अभिलेख से भी ये ज्ञात होता है कि उसने संभवतः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बात से भी हम मना नहीं कर सकते कि कनिष्क जो था वो बहुत उदार था और उसने बौद्ध धर्म के अलावा और सब धर्मों के साथ में भी उसने जो था वो उदारता का व्यवहार किया था। और आप देखिए कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के बाद धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय देने के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि, और अब यही नहीं बल्कि उसने बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। बौद्ध संगीति जो होती थी, प्राचीन भारत के इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं।
तो कनिष्क ने भी के समय में बहुत संगीति का आयोजन हुआ। इसमें क्या होता था कि बौद्ध धर्म की जो बुराइयां हैं, वाद विवाद होता था और उनको दूर किया जाता था। अब संगीति का दूसरा काम ये भी होता था कि इस संगीति में ये संगीति जो थी, चौथी जो कनिष्क के समय की जो बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध धर्म की बहुत सी विसंगतियाँ दूर हुई थी और ये अधिवेशन जो हुआ था ये 6 महीने तक चला था। अब इतना विजय करी, कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्मावलंबियों को आरक्षण राजाश्रय दिया। अब ये जो कनिष्क जो था, इसका निधन जो बड़ा दुखद हुआ। उसके सरदार और सेनापति जो थे वो उसकी युद्ध नीति से तंग आ गए थे। उन्होंने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसका वध कर दिया और कनिष्क ने कम से कम 23 वर्ष तक राज्य किया और लगभग 101 ईस्वी के लगभग कनिष्क की मृत्यु हुई। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था और उसकी सैन्य सफलताएं तो एक तरफ उसका हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती है, दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रति की गई सेवाएं जो हैं वो सम्राट अशोक का स्मरण कराती हैं। तो इस प्रकार युद्ध और धर्म का समन्वय जो था वो कनिष्क के अंदर मिलता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में भी अशोक की तरह कनिष्क का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कनिष्क जो था वो साहित्य का भी बहुत अच्छा संरक्षक था और अश्वघोष कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। महात्मा बुद्ध के जीवन पे लिखा हुआ उसका महाकाव्य बुद्ध चरित संस्कृत काव्य की एक बहुत ही उज्ज्वल दैदीप्यमान मणि है। और यही नहीं बल्कि अशोक की तरह कनिष्क भी कला अनुरागी और भवन निर्माता था। उसने भी अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया और नवीन नगरों की स्थापना की। कनिष्क के काल तक महायान धर्म में भक्ति का समावेश हो गया था और कला के क्षेत्र में कुछ नवीनता आई और बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण भी किया जाने लगा। और कनिष्क के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके विषय में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। वशिष्ठ के बाद हुविष्क कुषाण वंश का अधिकारी हुआ और उसने सिक्कों और अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई विशेष इतना कार्य प्रारंभ नहीं किया। और आप देखिए कि इस वंश के जो अंतिम सम्राट था हुविष्क, वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना और हुविष्क के बाद इस वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया। इसके पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार थे। कुषाण वंश जो था वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाया था और सैनिक शक्ति जो थी वो छिन्न भिन्न होने लगी थी। नमस्कार।